हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी आप सबके? सब ठीक ठाक। कुछ दिन पहले अन अकेडमी पे क्लास लेते हुए एक स्टूडेंट ने पूछा, सर ड्रीम इलेवन के ऊपर जो हम लोग टीम बनाते हैं और उसके बाद वहाँ से हमें विनिंग्स होती हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो मैंने कहा कि साहब ये गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग एक्टिविटी है और गैम्बलिंग एक्टिविटी के ऊपर टैक्स चार्ज होगा। तो आज हम लोग यहाँ पे यही डिस्कशन करेंगे कि क्या ड्रीम इलेवन की एक्टिविटी वाकई में एक गैम्बलिंग एक्टिविटी है। अगर हाँ तो हम कैसे कह सकते हैं, और अगर ना तो हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि ये गैम्बलिंग एक्टिविटी है या गैम्बलिंग एक्टिविटी नहीं है। इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कि क्या साहब ये हमारी जो सीरीज है, ये जो हमारा जो ड्रीम इलेवन है, क्या ड्रीम इलेवन एक बैटिंग एक्टिविटी है, गैम्बलिंग एक्टिविटी है या नहीं। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा होमवर्क किया तो पता चला कि हमारे देश में अंग्रेजों के ज़माने का 150 साल पुराना एक कानून है जिसका नाम है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। तो अगर आप खुद देखिएगा 1867 का कानून बहुत पुराना कानून, एंड दिस इज अ सेंट्रल एक्ट। आई एम 100% श्योर कि आप लोगों को सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट के बारे में डिफरेंस बहुत बहुत अच्छे से पता है। सो दिस इज अ सेंट्रल एक्ट। ये जो कानून है ये प्रोहिबिट करता है किसी भी पब्लिक गैदरिंग के ऊपर, किसी भी व्यक्ति को जो कि ये गैम्बलिंग हाउसेस वगैरह चला रहा हो या किसी भी व्यक्ति को जो उस गैम्बलिंग हाउस के अंदर एंटर करता हो, उनको प्रोहिबिट करता है। सीधी सीधी सी बात है, जुए खाने के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया गया जिसका नाम रखा गया पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बीता, हमारा अपना संविधान बना, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, और आज ये पोजीशन है कि जो गैम्बलिंग्स हैं दैट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, और स्टेट डिसाइड करे कि गैम्बलिंग्स बेटिंग्स लीगल होगा या इलीगल होगा। जैसे आपको पता है गोवा के अंदर लीगल है, आपको पता है सिक्किम के अंदर लीगल है, कुछ और स्टेट्स हैं जैसे दमन एंड दीव की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे भी ये लीगल है, इवन दो ये वो यूनियन टेरिटरी है। तो कुछ ऐसे एरियाज जहां पे गैम्बलिंग एक्टिविटीज को लीगल रखा गया है, दिस इज टू बी डिसाइडेड बाय द स्टेट, नॉट बाय द सेंटर। गोवा के अंदर कुछ गैम्बलिंग हाउसेस हैं, ऑन लैंड भी हैं, कुछ मांडवी रिवर है उसके ऊपर कुछ शिप्स हैं, वहां पे भी हैं। अब जितनी भी गैम्बलिंग एक्टिविटीज हैं उन सभी गैम्बलिंग एक्टिविटीज को दो क्लासेस में क्वालिफाई किया जाता है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं गेम ऑफ स्किल, दूसरा हम लोग बोलते हैं गेम ऑफ चांस। हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि साहब जब 3 पत्ती आप खेलते हैं तो दैट इज 100% केस ऑफ गेम ऑफ चांस। लेकिन अगर आप रम्मी खेलते हैं तो रम्मी इज द केस ऑफ गेम ऑफ स्किल्स। ये बात डिसाइड की गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा दैट रम्मी इज अ गेम ऑफ स्किल्स एंड 3 कार्ड्स, 3 पत्ती जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, दैट इज अ गेम ऑफ प्योर चांस। लेकिन हाँ, क्या दोनों गैम्बलिंग एक्टिविटीज हैं? आंसर इज यस। उसके बाद मैंने थोड़ा सा होमवर्क किया तो पता चला कि इन द ईयर 2000 जो कानून बना था जिसका नाम है आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके अंदर कहीं पे भी गैम्बलिंग या बेटिंग्स के बारे में जिक्र ही नहीं किया गया। तो इसका मतलब सरकार ने ओपन छोड़ दिया फॉर कोर्ट्स टू डिसाइड अबाउट गैम्बलिंग्स एंड बेटिंग्स। तो अब बात आती है कि व्हाट अबाउट ड्रीम इलेवन, क्योंकि ड्रीम इलेवन जो है ये मोबाइल के ऊपर नहीं होता, ये आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ही आप इसे खेल सकते हैं। मोबाइल के ऊपर, प्ले स्टोर के ऊपर इसका मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल ही नहीं है। क्यों नहीं है उसके पीछे भी कारण है, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो ये वेबसाइट के ऊपर खेला जाता है ड्रीम इलेवन, और जब आप ये वेबसाइट के ऊपर खेलते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में आके ये कवर हो जाता है। तो क्या ये आपके लिए बन जाता है गैम्बलिंग और बेटिंग्स? आंसर हाई कोर्ट ने दिया है। एक हाई कोर्ट के अंदर जजमेंट आई, हाई कोर्ट का जजमेंट था, अभी हाल फिलहाल ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2017 की बात है, जिसका रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने वो रिव्यू को खारिज कर दिया। तो उसका मतलब सुप्रीम हाई कोर्ट का जो रूल है, जो रूलिंग है, वो बेसिकली लॉ बन गया। हाई कोर्ट ने कहा ड्रीम इलेवन के बारे में कि साहब इसके अंदर आपकी नॉलेज यूज होती है, आपके जजमेंट और आपकी अटेंशन यूज होती है,
एंड इट इन्वॉल्व्स द एलिमेंट ऑफ स्किल्स। तो ये किसी भी प्रकार से गेम ऑफ चांस नहीं है, दिस इज द गेम विच इन्वॉल्व्स द एलिमेंट ऑफ स्किल्स। लेकिन उसके बावजूद जहां पे आपके स्किल्स है, आपका दिमाग खर्च हो रहा है, उसके बावजूद जो गूगल प्ले स्टोर है उसके ऊपर इसका मोबाइल ऐप अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर कहता है या गूगल की पॉलिसीज हैं, जहां पे भी कोई कैश कंटेंट होगा, जहां पे भी कोई कैश एलिमेंट या कैश रिवॉर्ड्स होंगे, वो गूगल की पॉलिसी के मुताबिक गैम्बलिंग एक्टिविटी बन जाता है और गूगल उस एप्लीकेशन को लिस्ट नहीं करता है। मैंने खुद ट्राई किया है, ड्रीम 11 का मोबाइल ऐप आप भी ट्राई करके देखिएगा, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ड्रीम 11 का मोबाइल ऐप नहीं है। क्या ये फिर भी गैम्बलिंग एक्टिविटी है? क्या इसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा? आंसर इज यस, बिल्कुल चार्ज होगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारा जो इनकम टैक्स का कानून है वो सिर्फ इंडिया की गैम्बलिंग एक्टिविटीज के लिए नहीं है, रादर पूरे वर्ल्ड की एक्टिविटीज के लिए है। बहुत सारे शहर ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में जहां पे हमें पता है कि दिस इज टोटली लीगल, ये टोटली लीगल है गैम्बलिंग एक्टिविटीज। यूएसए के बहुत सारे शहर हैं, लास वेगास के बारे में आपने सुना है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की एक वेबसाइट है, आपने सुना होगा bet365.com, वहां पे भी इसे लीगल माना गया है। मान लीजिए मैं bet365.com के ऊपर बेट करके कुछ पैसा जीता हूं, तो वो मेरी इनकम है। मैं इंडिया का रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूं, तो जो पैसा मैंने ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट से कमाया उसके ऊपर इंडिया में टैक्स चार्ज होगा। इंटरमीडिएट लेवल पे ये सीख लेते हैं, फाइनल में जाएंगे तो वहां पे डबल टैक्सेशन का सेक्शन 90, 90A, 91 के प्रोविजंस पढ़ेंगे, तब डिसाइड करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारी डबल टैक्सेशन अवॉर्डेड ट्रीटीज हैं उसको हम लोग देखेंगे और डिसाइड करेंगे टैक्स कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। बता देता हूँ, टैक्स इंडिया में ही लगेगा। साथ साथ में ध्यान देना, इंडिया का जो इनकम टैक्स एक्ट उसका सेक्शन 115BB कहता है कि साहब किसी भी प्रकार की कोई गैम्बलिंग या बैटिंग एक्टिविटी हो, किसी भी फॉर्म की या किसी भी नेचर की, व्हेन वी से ऑफ एनी नेचर, तो नेचर से हमारा मतलब हो सकता है इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ प्योर चांस, कुछ भी हो उसके ऊपर टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 30%। उसके बाद सेक्शन नंबर 58 सब सेक्शन 4 है, जो हमें यह बताता है कि किसी भी प्रकार का कोई खर्चा लेस करना अलाउ नहीं किया जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप लॉटरी की टिकट परचेज करते हैं 1000 रुपए की और बाद में 10 लाख रुपए की लॉटरी जीत जाते हैं, तो 10 लाख के लॉटरी के इनाम में से 1000 का लॉटरी का टिकट का पैसा लेस करना अलाउ नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स आपके लिए पूरा 10 लाख रुपए टैक्सेबल होगा। तो किसी भी प्रकार का कोई भी खर्चा लेस करना अलाउ नहीं होगा, सेक्शन 58 सब सेक्शन 4। साथ साथ में मेरे बेटा ध्यान रखिएगा, इस एक्टिविटी के अगर कोई लॉसेस आते हैं तो आप उन लॉसेस को भी सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। ना लॉसेस सेट ऑफ होंगे, ना वो लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। एक बात का और ध्यान रखिएगा, किसी दूसरे प्रकार के लॉसेस इस एक्टिविटी से, गैम्बलिंग एक्टिविटी से सेट ऑफ करना चाहेंगे, वो भी आप नहीं कर पाएंगे। इसके लॉसेस सेम एक्टिविटी की इनकम से सेट ऑफ करना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए आपने आईपीएल के मैच में सट्टा लगाया, बेट लगाया, गैम्बल किया, आरसीबी वर्सेस सीएसके के मैच के ऊपर आपने बेट किया, आप जीत गए। दूसरा बेट आपने किया आरसीबी वर्सेस डीसी के केस में और आप वहां पे हार गए, तो एक मैच का हारा हुआ पैसा दूसरे मैच का जीता हुआ पैसा क्या आपस में सेट ऑफ हो जाएगा? आंसर इज बिग नो, वो भी सेट ऑफ नहीं होगा। तो गैम्बलिंग एक्टिविटीज में ना तो सेट ऑफ अलाउड है इंट्रा हेड या इंटर हेड, ना कैरी फॉरवर्ड अलाउड है, ना ही किसी दूसरे प्रकार के लॉसेस आप यहां से सेट ऑफ कर सकते हैं। दैट मीन्स द लॉस इफ एनी will be a dead loss and it will have no tax treatment. Hopefully आप में से जिन जिन स्टूडेंट्स को ड्रीम 11 के बारे में पूछना था, जानना था, जो सोच रहे थे ड्रीम 11 के बारे में, मैंने आप लोगों के सारे आंसर्स का जवाब दिया है। आज के लिए यहां तक, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बाय।